Hello students, I am Sandhya Singh, your biology educator on your channel Road to A+. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रीथिंग क्या होती है, बिकॉज जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हमें रेस्पिरेशन से पहले ब्रीथिंग जानना जरूरी है, बिकॉज ब्रीदिंग ये वो प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन को प्रोसीड करवाता है। Breathing is the process of taking in oxygen from inhaled air and releasing the carbon dioxide by exhalation. Breathing हमारे बॉडी में वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ब्रीदिंग के अंदर टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट है इनहेलेशन एंड सेकेंड है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन हमारी वो प्रोसेस हुई जिसमें हम कार्बन ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। एक्सहेलेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में ब्रीदिंग होगी उसके बाद ही रेस्पिरेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे बॉडी में जितने भी फूड हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं, वो फूड को वो ऑक्सीजन तोड़ेगी और जब ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक डाउन करेगी तब जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका मतलब हम फूड खाते हैं, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उस फूड को तोड़ती है। जब वो तोड़ेगी फूड को, जब वो ब्रेक डाउन करेगी उसके बाद हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है। मतलब हमारे बॉडी में फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है और उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी मैंने क्या कहा, जब भी ब्रीदिंग होगा तभी रेस्पिरेशन पॉसिबल है, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या कह रहा है कि ये फूड का ब्रेकडाउन है, ये एनर्जी रिलीज करने के लिए फूड का ब्रेकडाउन है। तो फूड ब्रेकडाउन तभी करेगा जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब रेस्पिरेशन को रॉ मटेरियल ऑक्सीजन चाहिए। तो रेस्पिरेशन जब भी होगा वो तभी पॉसिबल है जब ब्रीदिंग होगा, क्योंकि ब्रीदिंग होगा तभी हम इनहेलेशन करेंगे, हम इनहेलेशन करेंगे तभी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तभी ये फूड को ब्रेक डाउन करने के यूज में आएगा। तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन किस तरीके से ब्रीदिंग से कनेक्टेड होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ब्रीदिंग कैसे इन्वॉल्व होता है, क्यों रेस्पिरेशन ब्रीदिंग पे डिपेंडेंट होता है। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम सबसे पहला प्रोसेस यूज करते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इनटेक होती है, हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लंग्स से जाती है बॉडी में, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लंग्स के थ्रू गई, लंग्स से पूरी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में चली गई। वही ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में गई तो वो फूड को ब्रेक डाउन करेगी। हमारे बॉडी के फूड है C6H12O6, हम ग्लूकोज को ही फूड कहते हैं। तो हमारे बॉडी में C6H12O6 को ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन किया। ये जब ऑक्सीजन ब्रेक डाउन किया तो ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी के साथ रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है बाय प्रोडक्ट। ये जब भी एनर्जी रिलीज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट वाटर रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, सबसे पहले हम इनहेलेशन किए जो ब्रीदिंग की पार्ट है, इनहेलेशन किए, ऑक्सीजन आया, लंग्स से वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में गया। जब वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में गया तब वो फूड को ब्रेक डाउन किया, वो इसी फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाया। जब भी रेस्पिरेशन होगा, जब भी एनर्जी रिलीज होगा तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। सपोज दैट हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जब भी प्लांट्स फूड बनाएगी तो वो उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करेगी। वैसे ही जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, जब एनर्जी बनेगा तो उसके साथ हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है along with some amount of water। तो जब भी ऑक्सीजन रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी के साथ रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिलीज होती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो ये वापस जाती है लंग्स के पास और लंग्स से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन होती है। ये प्रोसेस है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से इंटरकनेक्टेड है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से इसलिए इंटरकनेक्टेड है क्योंकि रेस्पिरेशन तभी पॉसिबल है जब हम ब्रीदिंग का इनहेलेशन करेंगे। इनहेलेशन होगा तभी ऑक्सीजन आएगा हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन आएगा हमारे बॉडी में तभी हमारे बॉडी में जितने भी फूड है वो फूड का ब्रेकडाउन होगा। जैसे वो फूड ब्रेकडाउन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, जिस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं।
अब ये एनर्जी जब रिलीज होगा तो ये एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाएगा लंग्स के पास और लंग्स से फिर ये एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। ब्रीदिंग में एक प्रोसेस था इनहेलेशन और एक प्रोसेस था एक्सहेलेशन। ये एक्सहेलेशन में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था। वही कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में लंग्स के थ्रू रिमूव होता है। तो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमारे ब्रीदिंग का प्रोसेस है और बीच के प्रोसेस रेस्पिरेशन है। इसका मतलब रेस्पिरेशन डिपेंडेंट है ब्रीदिंग पे। जब इनहेलेशन होगा तभी रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन का जो CO2 होगा वो एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। तो अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है उसकी एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें C6H12O6 हमारी फूड है, जिस फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। हमने अभी कहा कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो ये जो फूड है ग्लूकोज C6H12O6, फोटोसिंथेसिस में भी जो फूड बना था वो भी C6H12O6 था। तो ये C6H12O6 जो फूड है ये ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के साथ मिला तो ये ब्रेकडाउन हुआ, ये रिलीज किया एटीपी। हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है बेटा वो एटीपी के फॉर्म में होती है। हमारे बॉडी में एनर्जी, एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो जितने भी एनर्जी रिलीज हुए वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हुए और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। तो ये है रेस्पिरेशन का केमिकल फॉर्मूला जो हमारे बॉडी में होती है रेस्पिरेशन। अब हम ये जानेंगे कि कितने रेस्पिरेशन के मोड्स होते हैं, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब रेस्पिरेशन 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है उसके ऑक्सीजन के बेसिस पे, किसमें कितना ज्यादा ऑक्सीजन है या किसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होते हैं जिसमें हमारा बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है और यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे डिफरेंसेस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है अलोंग विथ एनर्जी। वो एनर्जी के अलावा जो इसके एंड प्रोडक्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये तब होंगे जब हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। अब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है ना, हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं, हम लोग ब्रीदिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इनहेलेशन हुआ, ऑक्सीजन आया तब रेस्पिरेशन हुआ। दैट मीन्स आवर बॉडी इज फॉलोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी तो उसके एंड प्रोडक्ट होंगे अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड ही होती है। अब नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज होगी। रीजन क्या होता है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा फूड का ब्रेकडाउन होगा। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा होता है तो फूड का ब्रेकडाउन भी ज्यादा होगा। जितना ब्रेकडाउन ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में या तो ऑक्सीजन नहीं होता है, सम केसेस में ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, वो दोनों सेक्टर हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना ही फूड का भी ब्रेकडाउन कम होगा। फूड का ब्रेकडाउन जितना कम होगा उतना ही कम एनर्जी रिलीज होगा। दैट्स व्हाई इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इट रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में भी ऑक्सीजन है, उसके पास ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारे एग्जांपल है एरोबिक रेस्पिरेशन के। बिकॉज हमारे बॉडी में ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहा है। Anaerobic respiration takes place in a specific organism and cells such as human muscle,
हमारे बॉडी के मसल सेल्स, सारे सेल्स नहीं, सारे सेल्स हमारे बॉडी में सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। मसल सेल्स जो है, जो सेल्स से मसल बने हुए, मस्कुलर टिश्यू जब आप पढ़े होगे ग्रेड 9 में तो आपने देखा होगा कि मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल सेल। तो मसल्स के जो सेल होते हैं वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और हमारे बॉडी में मसल सेल्स है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है। बैक्टीरिया हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, यीस्ट है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। मतलब ये सब जितने भी रेस्पिरेशन होंगे ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते होंगे। तो अब हम देखेंगे चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक है या वो रेस्पिरेशन एनारोबिक है, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या क्या रिलीज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इज देयर। हमारे बॉडी में जो फूड की ब्रेकडाउन हो रही है वो फूड क्या है, ग्लूकोज है। अभी मैंने बताया, अभी उस केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन में लिखी हुई थी C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये पहले ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में। अब आप पूछोगे पायरुवेट क्या होता है? पायरुवेट क्या होता है? जब भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब वो C6 है, दैट मीन्स वहां पे कार्बन के 6 एटम है और वो पहले ब्रेक डाउन होके कार्बन के 3 एटम्स बनाएंगे। तो जब C6 3C बनेगा, सपोज दैट यहाँ पे 6C है, ये C6H12 में 6 कार्बन के एटम है, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन होंगे तो ये 3C के फॉर्म में चेंज होंगे। ये तीन एटम में स्प्लिट करेंगे। तो ये जो एक 3 कार्बन के जो एटम होंगे उसे हम पायरुवेट कहते हैं। तो ये पायरुवेट में पहले चेंज होंगे और एनर्जी में। उसके बाद अब डिपेंड करता है किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सपोज दैट हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो हमारे बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और उसके साथ वाटर फॉर्म हो रहा है जब भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो वैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 केसेस होते हैं, या तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, वहां पे ऑक्सीजन होगी ही नहीं। इसका मतलब हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 सेक्टर में डिवाइडेड होता है। इसका फर्स्ट सेक्टर है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर वहां पे रेस्पिरेशन वैसे जगह पे हो रहा है जहां की ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल, तब कौन सा बाय प्रोडक्ट होगा। और ये उस पे डिपेंड करता है कि जब ऑक्सीजन हल्का भी कम होगा, अगर वहां पे कमी है ऑक्सीजन की, तब कौन सा बाय प्रोडक्ट वो फॉर्मेशन दे रहा है। तो हमारे बॉडी में चलता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, हम इनहेलेशन कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करती है। अभी मैंने बताया CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होती है हमारे बॉडी में। वैसे ही जब रेस्पिरेशन होगी जहां पे कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन है लेकिन कम क्वांटिटी में, उससे काम नहीं चलेगा उस बॉडी का। तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे जब रेस्पिरेशन होगी तब बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड। वो एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। और उस केस में जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो और वहां पे अगर रेस्पिरेशन होता है तो वो एथेनॉल रिलीज करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल दोनों रिलीज करेगी, जिसका मेन प्रोडक्ट आपसे क्वेश्चन जब पूछता है तो मेन प्रोडक्ट वो बेसिकली एथेनॉल पूछता है। वो कभी भी पूछ सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 बाय प्रोडक्ट क्या। अभी मैंने बताया डिफरेंशिएट में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 बाय प्रोडक्ट थे। तो वो 2 बाय प्रोडक्ट मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 कंडीशन में हो सकते हैं, 2 फेज में हो सकते हैं। या तो वहां ऑक्सीजन की बिल्कुल प्रेजेंस नहीं होगी और या तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जहां प्रेजेंस नहीं है बिल्कुल, वहां पे इथेनॉल रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एनर्जी के साथ, और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे लैक्टिक एसिड रिलीज होती है एनर्जी के साथ, और जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो कभी कभी अभी जो मैंने बताया मसल सेल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में होता है। ये मसल सेल्स में जब भी होता है तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि एब्सेंस नहीं हो सकता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, हमारे बॉडी में कभी भी बॉडी खाली नहीं हो सकता है, बिना ऑक्सीजन का नहीं रह सकता है। तो वहां पे मसल सेल्स जो है हमारे बॉडी में, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले रेस्पिरेशन तो करेंगे नहीं, वो एक्चुअली में लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले रेस्पिरेशन करते हैं। जब कभी कभार मसल के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब वहां पे क्या होता है, हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये मसल्स जो होते हैं ना बेटा, ये मसल सेल्स में जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये सिर्फ मसल के ही सेल में इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि सपोज दैट कोई भी इंसान बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है और बहुत ज्यादा फिजिकल ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड है उसका, बहुत ज्यादा दौड़ रहा है या फिर बहुत लंबे टाइम तक अगर वो जिम कर रहा है, बहुत देरी तक एक्सरसाइज कर रहा है, तो जब वो वापस आएंगे ना
उनके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होने के बाद क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी में कांस्टेंट अमाउंट में मिल रही है ना। ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन भी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो होता क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज जिसका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, उसको मसल्स में एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि ये मस्कुलर मूवमेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है मतलब मसल्स में एनर्जी चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है, एनर्जी की डिमांड ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन उसके अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि ऑक्सीजन आपको उसके अकॉर्डिंग ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर एक्सरसाइज फिजिकल वर्क हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगा ताकि एनर्जी ज्यादा मिले। तो होता क्या है, फिजिकल वर्क ज्यादा करने से मसल्स में एनर्जी और ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन ऑक्सीजन तो उतनी ही मिल रही होती है जितनी नॉर्मल रेट से मिल रही होती है। लेकिन उस टाइम में मसल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो उस समय लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रेट ज्यादा बढ़ जाता है एनर्जी का, मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन नॉर्मल रेट में ही मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसको वहां पे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है उस टाइम में। तो उस टाइम में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, क्योंकि मसल में एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी तो रेस्पिरेशन तो मसल करेगा क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। वो अलग चीज है कि हमारे बॉडी में वैसी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है और ऑक्सीजन उसी कांस्टेंट रेट से मिल रही होती है, लेकिन मसल से रेस्पिरेशन जरूर करेगा थोड़ा बहुत भी एनर्जी के लिए, तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कर रहा है। तो हमारे बॉडी में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन मसल सेल्स करते हैं तब वहां पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड जहां पे जमा होता है तो उसको क्रैम्प्स होते हैं। यही रीजन होती है कि जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उसको मसल्स में कहते हैं क्रैम्प्स होती है। क्रैम्प्स होने का रीजन ये होता है बिकॉज वो ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, उससे जब भी वो जाएंगे तो उसे डॉक्टर भी कहते हैं आपको ज्यादा फिजिकल वर्क अभी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसे क्रैम्प्स आई हुई है। फिजिकल वर्क जब भी मसल्स करते हैं, मसल सेल जब भी फिजिकल वर्क करेंगे तो उन्हें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन फूड की जो ब्रेकडाउन हो रही है उसमें तो ऑक्सीजन उतनी ही मिल रही है ना, वो तो उस मसल को स्पेशली ज्यादा नहीं मिल सकती है, तो उस समय डिमांड ज्यादा होती है एनर्जी की और ऑक्सीजन हो जाती है कम। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही वो मसल सेल्स लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, वहां पे क्रैम्प्स होती है जिस कारण से कि उसको पेन होता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको फिजिकल वर्क अब ज्यादा नहीं करना है। यही रीजन है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो मसल सेल्स में ही होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में वही एक रेस्पिरेशन करता है जिसको ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है और ऑक्सीजन कम होती है। फिर बचा हमारे बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा फंगी में, बैक्टीरिया में, ये सब ऐसे सोर्स है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है लेकिन रेस्पिरेशन होता है। तो ये एक ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन है जहां एथेनॉल रिलीज होगा। तो आपको ये चीज याद रखना है कि देयर आर टू मोड्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच फर्स्ट वन इज दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और सेकंड मोड है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वेयर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन की कमी है। तो जहां एब्सेंस है वहां एथेनॉल रिलीज हुई और जहां कमी है वहां लैक्टिक एसिड रिलीज हुई। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन, जितने भी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है चाहे वो एरोबिक है एनारोबिक है उसमें किस टाइप की बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। अब हम देखेंगे ब्रीदिंग सिस्टम। तो हमने समझ लिया अच्छे से कि रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बॉडी में गया, वो सारे फूड को ब्रेक डाउन किया, फिर वही ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज हुआ, फिर वो एनर्जी रिलीज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ जो हम एक्सहेल किए। तो अब यहाँ पे ब्रीदिंग सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लंग्स से पूरे बॉडी में गया, फिर कैसे हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया। दैट मीन्स इन दिस फिगर we will discuss about entire process of inhalation and exhalation। इसमें हम पढ़ेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हुआ। तो जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो वो हम हमारे नोज से इनहेल करते हैं। तो नोज में जो 2 होल्स प्रेजेंट है उस होल्स को हम क्या कहते हैं, सपोज दैट 1 होल्स तो हम इंडिकेट कर सकते हैं। जो होल्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स हमारे नोज के 2 होल्स होते हैं, उस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर इंटर करेंगे। जो भी एयर है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, हम पूरे एयर के मिक्सचर को इनहेल करते हैं। वो सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा हमारे बॉडी में, वो लंग्स के एल्वियोलाई का काम होता है जो भी हम पढ़ेंगे। बट नोज में जो नॉस्ट्रिल्स है, जो 2 होल्स प्रेजेंट है, वो 2 होल्स से हम सारे एयर को इनहेल किए। जब ये 2 होल्स से एयर इंटर की
तो वो गई नेजल कैविटी में। ये जो पूरी पैसेज है, ये पैसेज को हम नेजल कैविटी कहते हैं। ये जो पूरी रास्ता है, क्योंकि सपोज दैट अभी ऑसोफेगस हमने पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस में हमने क्या पढ़ा था कि जो फूड है वो फूड माउथ से जाएगा स्टमक में। वैसे ही यहाँ पे नोज के बाद ट्रैकिया होती है, विंड पाइप होती है, जो कि नोज में जो एयर हमने इनहेल किया है उसको भेजेगी लंग्स तक। तो वहां पे नोज से, सपोज दैट ये ट्रैकिया है, ये हमारा विंड पाइप है। तो नेजल कैविटी क्या है? ये वो पाथ है जहां से कि एयर इंटर करेगा। तो नॉस्ट्रिल से एयर इंटर किया, नेजल कैविटी से होते हुए वो जाएगा सबसे पहले फेरिंग्स के पास। ये पोर्शन है फेरिंग्स। अब हमें ये जानना है कि फेरिंग्स होता क्या है। नेजल कैविटी वो पाथ था जहां से कि एयर इंटर किया, ये पाथवे का काम कर रहा है। अब ये फेरिंग्स क्या होता है? सबसे पहले नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आती है। अब ये है हमारा बकल कैविटी। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है बकल कैविटी। अभी मैंने इसके पहले जो सेशन थी इसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने बकल कैविटी डिस्क्राइब किया था कि माउथ को बकल कैविटी कहते हैं। तो बकल कैविटी ये रहा हमारा माउथ, यहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं। और ये है हमारा नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी जहाँ पे कि एयर है। ये फूड बकल कैविटी से और ये नोज से जो एयर जाती है इसके लिए फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज। इस फेरिंग्स के पास फूड भी आती है, इस फेरिंग्स के पास क्या आती है? एयर भी आती है। ये फेरिंग्स एयर को भेज देता है एयर विंड पाइप में जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और ये फूड को भेज देता है एसोफेगस में जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। तो फेरिंग्स इज दैट कॉमन पैसेज फॉर बोथ बकल कैविटी एंड नेजल कैविटी। बकल कैविटी में जो माउथ में जो खाना था वो खाने भी फेरिंग्स तक आएंगे, और नोज से जो हम एयर इनहेल करेंगे वो एयर भी फेरिंग्स तक आएंगे। तो ये कॉमन पैसेज है जो कि विंड को भेजा ट्रैकिया में, जितने भी एयर थे एयर को भेजा विंड पाइप में, ट्रैकिया में, और ये फूड को भेजा एसोफेगस में। इसके बाद फेरिंग्स के बाद आती है लैरिंग्स। इस पोर्शन में फिर लैरिंग्स प्रेजेंट होती है। लैरिंग्स होती है बेसिकली हमारे वॉइस बॉक्स। हम वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं जहां से कि वॉइस रिलीज होती है। ये है हमारा लैरिंग्स जो कि ट्रैकिया के ऊपर में प्रेजेंट होता है। ये लैरिंग्स होता है। अब ध्यान से देखो, ये लैरिंग्स जो है इसमें 2 पोर्शंस डिवाइडेड हैं। ये जो लैरिंग्स है ये इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं। रीजन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वॉइस यहाँ से निकलती है। अब जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे कि साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब चीजें वाइब्रेट करती है। तो यहाँ ये लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, यहाँ पे कोई 2 चीज होगी मिनिमम जो वाइब्रेशन करेगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो लैरिंग्स है इसमें ये 2 वोकल कोड है। ये वोकल कोड जब वाइब्रेट करती हैं तब साउंड रिलीज होती है। तो ये लैरिंग्स है जो कि फेरिंग्स के बाद होती है। अब आपसे पूछेगा कि लैरिंग्स का लोकेशन क्या होता है। लैरिंग्स हमारे विंड पाइप के टॉप पे प्रेजेंट होती है, ओपनिंग पे लैरिंग्स प्रेजेंट होती है। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये हमारा विंड पाइप है। ये विंड पाइप के ऊपर में यहाँ पे ओपनिंग में प्रेजेंट होती है लैरिंग्स, जिसमें कि जो वॉइस बॉक्स है जिसमें 2 वोकल कोड होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं तब आवाज निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमने नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल से एयर इनहेल किया, नेजल कैविटी से होकर वो फेरिंग्स के पास गया। फेरिंग्स कॉमन पैसेज था बकल कैविटी के लिए भी और नेजल कैविटी के लिए भी। यहाँ से फेरिंग्स ने सारा एयर भेज दिया ट्रैकिया के पास, ये विंड पाइप के पास, और ये ट्रैकिया के ओपनिंग पे लैरिंग्स प्रेजेंट था जो वॉइस बॉक्स का काम कर रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके बाद ये लैरिंग्स से फिर विंड होकर गया ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया है हमारा विंड पाइप। एसोफेगस था फूड पाइप जो कि हमारे फूड को माउथ से स्टोमक में ट्रांसफर कर रहा था। यहाँ पे ट्रैकिया है विंड पाइप जो कि हमारे इनहेल्ड एयर को नोज से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। ये है ट्रैकिया। अब आपको ये पढ़ना है कि ट्रैकिया किस चीज का बना होता है। ये जो ट्रैकिया होता है ये बेसिकली कार्टिलेजिनस रिंग्स का बना होता है। ग्रेड 9 में आपने टिश्यू पढ़ा होगा। टिश्यू में आपने पढ़ा होगा बोन्स और कार्टिलेज। उसमें आपने पढ़ा होगा कि बोन्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो टफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो कार्टिलेज होती है ये सॉफ्ट बोन की बनी होती है। जितनी भी जगह फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सपोज हमारे नोज के टिप में, ईयर के आउटर ईयर पिन्ना में जो प्रेजेंट होती है कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो जितने भी सॉफ्ट बोन है जहां भी फ्लेक्सिबल पार्ट है वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। वही कार्टिलेज से बनी होती है
ये ट्रैकिया के रिंग्स, ये जो रिंग्स है पूरे ट्रैकिया में, ये कार्टिलेज की बनी होती है। तो हम हमेशा कहते हैं कि ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग। वो जो इस रिंग के बने होते हैं वो कार्टिलेज की होती है ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। और ये जितने भी अब जो कार्टिलेजिनस रिंग्स की इसलिए बनी होती है ट्रैकिया, ताकि वो कोलैप्स ना होने दे, ये एयर को कभी भी कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। हमेशा ये आपसे गिव रीजन में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाती है, ग्रेड 10 में गिव रीजन के क्वेश्चन होती है कि व्हाई ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोलैप्स ऑफ एयर। एयर कोलैप्स नहीं होने देती है कभी भी। अब ट्रैकिया ये विंड पाइप है जिससे एयर इंटर की, इसके बाद ये 2 मेन ब्रांच में डिवाइड होती है जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। ये हमारा ट्रैकिया है विंड पाइप, ये विंड पाइप के बाद ये 2 मेन ब्रांच में फॉर्म होती है, ये डिवाइड होती है 2 मेन ब्रांच में जिसे हम कहते हैं ब्रोंकस। ये 2 पार्ट में है, एक हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकस, एक हो गया आपका राइट ब्रोंकस। जो मेन ब्रांच है जो सिर्फ 2 ही पार्ट होती है उसकी, वो 2 पार्ट से मेन डिवीजन हुआ, फर्दर सब डिवीजन है जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, बट जो मेन डिवीजन हुई उसे हम ब्रोंकस कहते हैं। तो एक है आपका लेफ्ट ब्रोंकस, एक है आपका राइट ब्रोंकस। तो फिर ये ब्रोंकस के बाद जो फर्दर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस हैं, ये सारे ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इसका मतलब एयर जब ट्रैकिया में गई उसके बाद ये ब्रोंकस में गई, उसके बाद छोटे छोटे जितने भी ब्रांचेस है, फर्दर सब ब्रांचेस जो होते हैं वो सब ब्रांचेस को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो एयर यहाँ से फिर ब्रोंकियोल्स में इंटर की, ये डायरेक्टली ब्रोंकियोल्स में इंटर करने के बाद हर ब्रोंकियोल्स के एंड में लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका डिटेल में दिया हुआ है कि एक ब्रोंकियो, जितने भी ब्रोंकियोल्स थे ना आपके, जितने भी सब डिवीजन है, ये फर्दर जितने भी ब्रांचेस छोटे छोटे ब्रांचेस में जो डिवाइड किए जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, उसके लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यही सैक, ये ब्रोंकियोल्स है, ये ब्रोंकियोल्स के एंडिंग में आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब आपको ये जानना है कि एल्वियोलाई का फंक्शन होता क्या है। तो बेटा आप जो एयर इनहेल किए वो एयर मिक्स थे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नोज में कोई ऐसी प्योरिफिकेशन नहीं थी जिससे आपको पता चल सकता है कि इस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ये आप वहां पे सारे एयर को इनहेल किए, जितने भी गैसेस थे मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब सारे एयर को इनहेल किए। वो नेजल कैविटी से फेरिंग्स में गया, वहां से लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया पे आया, फिर ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, फिर एयर ब्रोंकस में गया, फिर ब्रोंकियोल्स में गया। उसके बाद जब वो एल्वियोलाई में जाता है तो एल्वियोलाई में क्या फंक्शन होता है, एक्चुअली में ये ब्रोंकियोल्स के लास्ट में इसलिए होता है ताकि ब्रोंकियोल्स तक तो आपके नॉर्मल एयर गए, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं गए, आप तो सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल किए ना। तो ये सारे ब्रोंकियोल्स तक मिक्सचर ऑफ गैसेस वाले एयर गए। ये जब एल्वियोलाई में जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पे होता है। वो एल्वियोलाई में जाने के बाद उस मिक्सचर ऑफ एयर से सिर्फ ऑक्सीजन जो होते हैं वो ही हमारे बॉडी में जाती है, और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वही यही एल्वियोलाई में आकर नोज से हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं। तो आपको ये जानना है कि एल्वियोलाई ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे किया, किस तरीके से एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होती है। अब ये है एक एल्वियोलाई, सपोज दैट ये आपका ब्रोंकियोल्स है, ये ब्रोंकियोल्स है, ये ब्रोंकियोल्स के एंडिंग में एक, सपोज दैट मैंने भी बताया कि ये आपका ये मेन ब्रांच था जो कि आपका ब्रोंकाई है या ब्रोंकस भी आप कह सकते हो। ये ब्रोंकस है, इसके बाद फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस थे जिसे हम क्या कहते हैं ब्रोंकियोल्स, जो एक लंग्स में होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस, ये है ब्रोंकियोल्स। फर्दर जो सब ब्रांचेस होते हैं ये ब्रोंकियोल्स है। इसके बाद लास्ट में थी सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वियोलाई कहें, ये है आपका एल्वियोलाई। तो वही ये एल्वियोलाई, ये एक एल्वियोलाई है। अब ये एक एल्वियोलाई में आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हुए, क्योंकि नोज से आप इनहेल किए, फिर फेरिंग्स में गया, फिर एयर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया, ब्रोंकस में गया, ब्रोंकियोल्स में गया, तो यहाँ तक तो सारे मिक्स्ड एयर जा रहे थे जिसमें सारे गैसेस थे। आखिर एल्वियोलाई में ऐसा क्या हुआ कि हमारे बॉडी में वहां से सिर्फ ऑक्सीजन ही गया, जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं। हमने बताया था ना कि इनहेलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी इनटेक ऑक्सीजन, हम सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल किए वो एक्चुअली यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं, यहाँ तक सारे गैसेस आए। एल्वियोलाई में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन गया, बाकी सारे गैसेस क्यों रुके? तो बेटा एल्वियोलाई जो है ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हर ब्रोंकियोल्स के बाहर में प्रेजेंट होते हैं, सारे ब्रोंकियोल्स के बाहर में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। अब ये जो एल्वियोलाई है इसके वॉल्स में
ब्लड कैपिलरीज होते हैं। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी क्या थे? ये हमारे बॉडी में वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर से ब्लड क्रॉस करते हैं, चाहे वो आर्टरीज हो या वेन्स हो या कैपिलरी हो। ये इनकी फंक्शन क्या होती है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ब्लड जिससे ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरे जगह। ब्लड हमेशा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ही पास करती है। तो वही यहाँ पे एल्वियोलाई के वॉल्स में क्या होता है? ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होता है। लिखा है ना ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है? ये ब्लड वेसल, ये जो आर्टरी वेन कैपिलरी है ये ब्लड वेसल का पार्ट है। ब्लड वेसल वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करती है। वो ट्यूब 3 टाइप की होती है। ब्लड वेसल 3 टाइप्स की है। वो ट्यूब है, एक है आर्टरी, एक है वेन है, एक है कैपिलरी। तो एल्वियोलाई के जो वॉल्स होते हैं इसके वॉल्स में सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज ही प्रेजेंट होती है। ये वॉल्स में कैपिलरीज प्रेजेंट है, इसका मतलब कैपिलरी जो ट्यूब है उसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एल्वियोलाई के पास कैपिलरी है, इसके अंदर से ब्लड जा रही है। अब आपको ये चीज पता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होती है, जिसमें आरबीसी जो होती है उसके पास हेमोग्लोबिन होती है। अगर कैपिलरीज के पास, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करे, ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यही है आपका कैपिलरी। अभी मैंने बताया कि कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करती है। ये हमारी ब्लड चल रही है। ये एल्वियोलाई, ये एक एल्वियोलाई है जिसके बाहर कैपिलरी लगी हुई है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रही है। दैट मीन्स एल्वियोलाई जो है वो ब्लड के टच में है, वो हमेशा ब्लड के टच में है क्योंकि ये इसके वॉल्स में ही प्रेजेंट है कैपिलरी, तो वो अपने अंदर ब्लड को फ्लो करवा रहा है ना। तो ब्लड में जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। आरबीसी आपने पढ़ा है ना, हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में होती है जो रेड कलर प्रोवाइड करती है ब्लड को। तो वो जो हेमोग्लोबिन है वो हेमोग्लोबिन रेड कलर भी प्रोवाइड करती है और वही हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का भी काम करती है। दैट मीन्स यहाँ तक हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स के इस पार्ट तक पूरे एयर आए, जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेज है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी था इसके अंदर जो ब्लड था, इस ब्लड का आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन था ये इस मिक्सचर ऑफ गैसेज से सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी करके पूरे बॉडी में ले गया। क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें हेमोग्लोबिन का फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर वहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो वो उससे सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके ही बॉडी में ले जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस थे उससे सिर्फ ऑक्सीजन को ये हेमोग्लोबिन कैरी करके पूरे बॉडी में ले गया। यही ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में कैरी होके गया तो ये क्या किया? फिर रेस्पिरेशन किया। ये क्या किया? बॉडी में जितने भी फूड थे उसे ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प किया। ये ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन किया तो रिलीज हुआ क्या? एनर्जी। एनर्जी जब रिलीज हुआ तो उसके साथ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी में, इस बॉडी से वापस आते हैं एल्वियोलाई के पास और फिर इसी एल्वियोलाई से, सपोज दैट ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे फिर वापस से एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड आए, जो रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन जो हुआ इसमें बाय प्रोडक्ट क्या था? ये रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होते हैं बॉडी में वो वापस आए एल्वियोलाई तक। ये एल्वियोलाई से फिर ब्रोंकियोस, ब्रोंकस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल से बाहर आते हैं। ये इंटायर प्रोसेस होता है ब्रीदिंग सिस्टम का, किस तरीके से एयर इनहेल किए। आपको ये जानना है इस प्रोसेस में कि जब ब्रोंकियोस तक मेनली सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस आए तो हमारे बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन कैसे गए। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। हमारे बॉडी में लंग्स में जितने भी ब्रोंकियोस तक सारे गैसेस आए, एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल कैपिलरी थे जिसमें की ब्लड फ्लो कर रही थी। उस ब्लड के जो हेमोग्लोबिन थे वो हेमोग्लोबिन उस मिक्सचर ऑफ गैस से सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किए और यही ऑक्सीजन फिर पूरे बॉडी में गया और ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करवाया। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे बॉडी से वापस घूमकर एल्वियोलाई के पास आया। ये लिखा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आया वापस और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हेमोग्लोबिन लेकर गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस हम एक्सहेलेशन करते हैं। ये था हमारे बॉडी का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से ब्रीदिंग होती है। अब कुछ हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या सोर्स होती है जिससे कि उसके बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होते हैं। सपोज दैट प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होने का एक सोर्स है स्टोमाटा। आपको पता है कि लीफ में स्टोमाटा होती है, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे गैस एंटर करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम स्टोमाटा करती है।
जो वुड, जो बार्क होती है, किसी भी ट्रीज की जो बार्क होती है, जो वुड, जो स्टेम होती है, मोटे स्टेम जिसमें वुड प्रेजेंट होता है, वो बार्क जब बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है वो प्लांट, तो वहां पे लेंटिकल्स प्रेजेंट रहती है। ये जो लेंटिकल्स है, ये हमारे बार्क में जो बहुत ओल्ड वुडी स्टेम होते हैं उसके बार्क में लेंटिकल्स होती है। वहां पे लेंटिकल्स भी सोर्स होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने की, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो प्लांट्स में टू सोर्स है, या तो स्टोमाटा है जो लीफ के पोर्स में प्रेजेंट होती है, लीफ के पोर्स में स्टोमाटा होती है, जो पोर्स होती है वही स्टोमाटा होती है, जो लीफ के डाउनवर्ड पोर्शन में लोअर साइड में प्रेजेंट होती है। या तो एक्सचेंज ऑफ गैस वहां से होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, या तो ओल्ड जो पुराने हो जाते हैं जिसके मोटे मोटे बार्क हो जाते हैं, उस बार्क में लेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनटेक किए, क्योंकि प्लांट को फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, और जब प्लांट फूड बनाया तो वो फूड के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज किया। और एक फेज प्लांट्स के ऐसे भी होते हैं जिसमें कि प्लांट ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। इसका मतलब दिन के टाइम में जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अभी मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब उसके पास सनलाइट होगा, सनलाइट से जब वो एनर्जी ट्रैप करेंगे प्लांट्स, तभी फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस रात में नहीं हो सकता है, फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगा, बिकॉज देयर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, वहां पे सनलाइट प्रेजेंट होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो दिन के टाइम में, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट्स को, रॉ मटेरियल खाना बनाने के लिए। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, जब खाना बनाते हैं, तो रात में फिर वो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता है, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट है नहीं। तो रात के टाइम में प्लांट्स भी रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, प्लांट्स भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम लोगों की तरह फॉलो करते हैं। रात में प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। दैट मीन्स दिन के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो प्लांट्स क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किए, क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जितना ज्यादा वो फूड प्रिपेयर किए उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन भी रिलीज किए। लेकिन रात के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो रात के टाइम में प्लांट्स भी हम लोगों की तरह ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हम लोगों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वरना दिन के टाइम में तो प्लांट अपोजिट कर रहे हैं ना, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं। तो ये कभी यही रीजन होता है कि बहुत लोग कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कोई भूत नहीं होता है बेटा। रीजन क्या होता है कि रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के टाइम में पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए, और उस समय ह्यूमन बींग्स भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो उस एयर में, उस एरिया में ऑक्सीजन की स्कार्सिटी होती है, जिस कारण से कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन ये हमेशा आप सुनते होंगे कि दिन में पेड़ के नीचे फ्रेश एयर मिलता है। क्यों? क्योंकि दिन में पेड़ जितना ज्यादा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो नेचर बैलेंस रहता है। प्लांट्स ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो हम लोग वही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लेकिन रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम लोगों की तरह, जिस कारण से कि हम लोग कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ट्रीज को भी उस समय उस एरिया से ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उस एरिया में ऑक्सीजन की स्कार्सिटी होती है। अब है फिशेस। फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, फिशेस में गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं। फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होती है। गिल्स जो होती है ये सोर्स होते हैं, हमारे बॉडी में लंग्स है, हमारे बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज है वो एल्वेलाई में, एयर जो ऑक्सीजन जो इंटर कर रही है वो एल्वेलाई से इंटर कर रही है पूरे बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी में एल्वेलाई के थ्रू पूरे बॉडी से, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वेलाई तक आ रही है, फिर वो नोज के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो रही है। लेकिन फिशेस में लंग्स नहीं होती है, फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होती है। ये जो पोर्शन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गिल्स कहते हैं। फिशेस में गिल्स रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। इसमें गिल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और वही गिल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कौन सा ऐसा मीडियम है जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अर्थवॉर्म में कौन सा सोर्स है, फिश में गिल्स था, हमारे बॉडी में लंग्स था।
अर्थवर्म का जो स्किन होता है, ये स्किन ही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए। उसमें स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन इंटर करती है और उसी स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो उसके लिए वो ब्रीदिंग सिस्टम का सोर्स स्किन होता है इन द केस ऑफ अर्थवर्म। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स में या तो स्पाइरिकल्स होंगे या तो ट्रैकिया होंगे। स्पाइरिकल्स जो है ये भी उनके इंसेक्ट्स के बॉडी के पार्ट होते हैं। ये आपके ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, और एक है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स उस बॉडी के इंसेक्ट्स के वो पार्ट होते हैं जिसमें कि गैसियस एक्सचेंज होती है, जिसमें ऑक्सीजन इंटर करेगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसे, फ्रॉग कहते हैं कि फ्रॉग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग एम्फीबियन है। फ्रॉग एम्फीबियन हम किसको कहते हैं, एनिमल दैट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। फ्रॉग्स के पास कैपेबिलिटी होती है लैंड में भी रहने की और वाटर में भी रहने की। रीजन क्या होता है, जब फ्रॉग्स वाटर में रहते हैं तब वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। उसके स्किन में क्या होती है, ऑक्सीजन जाएगी, उनके स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और यही फ्रॉग जब लैंड में रहते हैं तो फ्रॉग के पास लंग्स भी होता है, मतलब फ्रॉग अपने स्किन और लंग्स दोनों को यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। दैट्स व्हाई फ्रॉग इज नोन एज एम्फीबियन दैट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। क्योंकि ये जब वाटर में रहेंगे तो ये अपने स्किन को यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। स्किन से ऑक्सीजन इंटर करेगी, स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जब वो लैंड में रहते हैं तो वो अपना लंग्स यूज करते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन इंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होती है फ्रॉग्स के केसेस में। तो आज हमने कवर किया रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे टॉपिक को। तो फॉर मोर वीडियोस काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।